अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान साहब फ्रंट फुट पर आ चुके हैं और कप्तान इन एक्शन आ चुके हैं। कप्तान का ये कहना है कि किरदार कुशी अब मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ साथ मुराद सईद साहब ने अपने खिलाफ घटिया और शर्मनाक मुहिम की असल वजह भी बता दी है। तो वो क्या बात कर रहे थे और इसकी असल वजह क्या है, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से। एवनफील्ड केस में नैब का जारहाना हिकमत अमली अपनाने पर फैसला हुआ है। नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अजहर सिद्दीक साहब क्या शवाहिद पेश करने जा रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इसके साथ साथ नैब ने मरियम नवाज केस में 4 हफ्तों का इल्तवा आखिर क्यों मांगा है और उसके साथ साथ नई दस्तावेज शरीफ खानदान के लिए क्या मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और नाजरीन, हम बात करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि हर रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ आखिर प्रोपेगेंडा क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ये कह रहे हैं कि वो साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ एक दावा दायर करने जा रहे हैं। तो वो क्या करने जा रहे हैं, आज उन्होंने हमारे एक टीम मेंबर से बात भी की, उन्होंने दावा भी किया। तो वो क्या कह रहे थे वो भी आपको सुनवाएंगे और उसकी असल वजह क्या है वो भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। नाज़रीन, बात करेंगे एक जानिब जहां पर हुकूमत एहतसाब में तेजी का मुतालबा कर रही है, वहीं पर दूसरी जानिब एहतसाब कानून में हैरानकुन तब्दीली की जा रही है। वो क्या तब्दीली है वो भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और लास्टली नाज़रीन, बात करेंगे वजीर आजम जो है वो खारजा पॉलिसी उनकी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है वजीर आजम इमरान खान साहब की, क्योंकि मरियम नवाज ये कह रही है कि वजीर आजम इमरान खान साहब की खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है। उन्होंने एक दिलचस्प तनकीद की है, मरियम नवाज क्या कह रही थी वो भी आपको बताएंगे। और साथ खारजा पॉलिसी फ्रंट पर मौजूद हुकूमत की कामयाबियां कर रही हैं और पास्ट में क्या कुछ होता रहा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वजीर आजम की दावत पर बिल गेट्स की पाकिस्तान आमद है, एक सरप्राइज दौरा उन्होंने किया है, वो भी आपके साथ प्रोग्राम में सामने रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफी तजियाकार अदील वड़ाइच। अदील, आपसे ही आगाज करूंगी प्रोग्राम का। ये बताइएगा कि हम काफी दिनों से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि किरदार कुशी बंद होनी चाहिए, चाहे वो जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही हो, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या चाहे वो न्यूज़पेपर्स हैं। लेकिन अब वजीर आजम ने कह दिया है कि मजीद किरदार कुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इन एक्शन आ चुके हैं। तो वजीर आजम ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? देखिए, सबसे पहले तो सहाफी हो, वकील हो या सियासतदान हो, जब उसके पास सब्सटेंस खत्म हो जाता है, जब उसके पास खबर, सहाफी के पास खबर खत्म हो जाती है, वकील के पास दलील खत्म हो जाती है और सियासतदान के पास भी कोई सब्सटेंशियल बात नहीं होती, तो फिर वो या हाथापाई पे उतर आते हैं तो या वो फिर किरदार कुशी पर उतर आते हैं। और यही मामला गुज़िश्ता चंद हफ्तों से देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो वफाकी काबीना के अरकान पर कीचड़ उछाला गया, वजीर आजम साहब की अहलिया से मुतल्लिक बात की गई, वजीर आजम साहब से मुतल्लिक बात की गई, लोगों की किरदार कुशी की गई, तो अब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इनफ इज इनफ। इस मामले पर जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया है और इसमें आने वाले दिनों को आपको डेवलपमेंट्स नजर आएंगी। इसमें आप देख लें कि आज मुराद सईद साहब ने भी आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन तमाम हकायक का जिक्र किया कि क्यों उनके खिलाफ किरदार कुशी की जा रही है और वो कहां से उठकर एक आम स्टूडेंट्स लीडर से उठकर जो है वो किस तरह ऐवान तक पहुंचे, कितनी उनकी जद्दोजहद थी, लेकिन लोग उनके खिलाफ जो है वो किस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई। और अब वजीर आजम साहब ने, हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि एक तो आने वाले दिनों में ये जो सोशल मीडिया और मीडिया के हवाले से जो कवानीन में सुकम है ये दूर किए जाएंगे और अपनी जो टीम है उसको भी कहा गया है कि जारहाना रवैया अपनाए, जो गलत बात करता है उसको फौरी तौर पर इसको रिस्पॉन्ड किया जाए। क्या रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है? लेकिन अदील, वो भी आपसे पूछूंगी, लेकिन मुराद सईद साहब में असल वजह क्या है कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है, जरा ये सुन लीजिए। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, तलबा तंजीमों, नौजवानों के जितने फोरम्स हैं उनको, पाकिस्तान के आम और पिसे हुए तबके को, पाकिस्तान के तालीम याफ्ता नौजवानों को मैं आज ये बताने आया हूं कि ये कैंपेन, ये मुहिम किसी मुराद सईद को कोने में खामोश करके बिठाने के लिए नहीं हो रही, बल्कि आपको ये बताने के लिए हो रही कि आपकी इतनी औकात ही नहीं है
आप हमारे बराबर बैठ सके? आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि आप हमारा मुकाबला कर सके, आप हमें चैलेंज कर सके। और फिर आप इतने दम आप में कहां से आ गया कि आप मुल्क के खसारों की इदारों को जो हमने इतनी मुश्किल से खसारे में लेके गए थे, आप उसको खसारों से निकाल ले आओ। जिन सड़कों से हम कमीशन और करप्शन और कारोबार बनाया हुआ था, वो किस तरह आप यहां पे एक ट्रांसपेरेंट निजाम से महंगाई के बावजूद सस्ती बनाने में कामयाब हो गए। आप तो इनके कारोबार के दरवाजे बंद करने आए हो। ये कहां से आ गए हैं? ये सर्कस सारा इसके लिए हो रहा है। और आखिर में पाकिस्तानियों, ये आपके लिए वार्निंग है, हर नौजवान के लिए वार्निंग है कि हमारी अजारादारी को चैलेंज करने की जुर्रत मत करना। सो अदील, जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि हुकूमत इस वक्त कारकर्दगी दिखा रही है, राइट? देखें, मुराद सईद साहब ने एक बात बड़ी अहम की है कि ये जो कहा जाता है ना कि आपकी औकात कैसे हुई कि आप हमारे साथ आकर बैठे, आप पॉलिसी मेकिंग में आए। इमरान खान साहब ने अपने इस दौर में या उनकी जो सियासी जद्दोजहद है उसमें एक काम बहुत बड़ा किया है, उन्होंने स्टेटस को तोड़ा है। वो ऐसे लोगों को ऊपर लेकर आए हैं जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे नहीं थे, जो किसी जागीरदार के बच्चे नहीं थे। यकीनन हुकूमतों में जागीरदार, इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोग होते हैं, लेकिन इमरान खान की काबीना में ऐसे लोग हैं। फारूक हबीब को देख लें, एक स्टूडेंट लीडर से उठकर ऊपर आए। मुराद सईद को देख लें, एक स्टूडेंट लीडर से उठकर ऊपर आए। इनकी जमात में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े एक्टिवली ऊपर आए हैं और वो स्टूडेंट लीडर थे और अपनी मेहनत और जद्दोजहद से ऊपर आए हैं। हम उस्मान बुज़दार की बात कर लेते हैं। उस्मान बुज़दार क्यों आंखों में चुभते हैं? उसकी वजह यह है कि वो जो तख्ते लाहौर था, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे सियासतदानों को, हमारी अशराफिया को, उन्हें देखने की आदत पड़ गई थी। एक आम एमपीए जो किसी दौर में, उस वक्त वो जो तस्वीर भी आती है, उस वक्त के वजीर आला परवेज इलाही साहब के साथ जो है वो चल रहे थे, फाइल पकड़े, तो ये किसी की जुर्रत कैसी हुई कि वो इस मुकाम पर आकर बैठ गया। इसीलिए तो उस्मान बुज़दार जो है वो लोगों को पसंद नहीं आता कि ये उस्मान बुज़दार, हमें तो शहबाज शरीफ को देखने की आदत है, हमें तो बड़े बड़े नामों को जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उनको इन ओहदों पर बैठ कर देखने की आदत है। तो ये स्टेटस को इमरान खान ने तोड़ा है। और ये मामला देख लें, ये जो किरदार कुशी हो रही है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि जब आपको कारकर्दगी पर क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास सब्सटेंस नहीं है तो फिर आप किरदार कुशी पर आ जाते हैं। ये किरदार कुशी जो लोग कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर अपनी वीकनेस शो कर रहे हैं। तो आज ये बड़ी अहम बात थी इनकी कि ये इनको हजम करना, बहुत से लोगों को जो 40-40 साल से पार्लिमान में लोग बैठे हुए हैं, उनको ये लोग जो 5-7 साल पहले स्टूडेंट लीडर थे, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में लीडर थे, वो इस वक्त पार्लिमान में आके अवाम की किस्मत के फैसले कर रहे हैं। तो ये बहुत सी हमारी जो अशराफिया है, हमारे लोग, उनको हजम भी नहीं हो रहा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी आप अगर एक विजुअल्स चला दें कि मरियम नवाज साहिबा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस केस की समाअत के बाद जब आ रही थी बाहर, तो उनके वर्कर्स जो उनके पहुंचने से भी पहले वहां पर पहुंचे होते हैं, बारिश हो, धूप हो, वो वर्कर जाहिर अपने लीडर से प्यार करते हैं, लेकिन वो वर्कर जब अपने लीडर के करीब होने की भी कोशिश करते हैं तो उनके साथ होता क्या है, वो मुनाजिर अगर आप चला सकें। ठीक है, वो अगर वीडियो क्लिप इस वक्त हमारे पास मौजूद है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर वो साइड पे स्क्रीन पे प्ले कर दें, लेकिन वो तो साथ साथ अदील चलता रहेगा। लेकिन अगर हम आगे चूंकि हम एवन फील्ड रेफरेंस की तरफ आ चुके हैं, तो आज की प्रोसीडिंग क्या रही है, क्योंकि आज की समाअत काफी इंटरेस्टिंग थी। आज नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अजहर सिद्दीक साहब मौजूद थे। सो आज आप कह रहे थे काफी मुख्तलिफ चीजें होने वाली हैं। सो आज क्या हुआ है कोर्ट रूम के अंदर? देखें, आज अजहर सिद्दीक साहब की बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर उनकी तकर्री के बाद पहली एंट्री थी और कल उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, आज वो अपीयर हो गए। अच्छा, आज ये हुआ कि जब मरियम नवाज साहिबा, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं समाअत के इख्तिताम पर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तासुर उन्होंने ये दिया कि नैब जो है वो चूंकि इस केस से भागने की कोशिश कर रहा है, एक मरतबा फिर 4 हफ्ते का वक्त ले लिया है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कल एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर एंगेज हुआ है तो उसने अगर हजारों सफात पढ़ने हैं तो वो एक दिन में आकर आर्गुमेंट्स देना, और जज साहिबान ने आते ही अंडरस्टैंड किया कि जी ये बिल्कुल इनका राइट है। और फिर जब इस पर एतराज किया इरफान कादिर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि जब अमजद परवेज साहब बीमार हुए तो आपको भी तो 4 हफ्तों का टाइम दिया था। लेकिन
आज की समाअत में दिलचस्प बात यह है कि नैब जो गुज़श्ता कई समातों से बैकफुट पर लग रहा था, और जो ऑनरेबल जज साहिबान के जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब, जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जो सवालात हैं, बड़े ही आम सवालात वो कर रहे हैं नैब की टीम से। नैब की जो प्रोसिक्यूशन की टीम इससे पहले थी, वो उस अंदाज में इस केस को डिफेंड नहीं कर पा रही थी, शायद घबरा गई थी। अच्छा, घबरा जाने से मुतल्लिक भी मैं ये बता दूं कि मामला क्या है। उस वक्त जो कमरा अदालत का माहौल होता है ना, नून लीगी वर्कर्स, नून लीगी भारी भरकम वुकला जो बड़ी बड़ी फीसें लेने वाले, और उस वक्त नैब का एक प्रोसिक्यूटर रोस्ट्रम पर खड़ा होकर, ये नर्व्स की जंग है, ये इतना आसान काम नहीं है। एक सियासी इतने बड़े खानदान का केस है और उसमें एक नैब का मुलाजिम ही होता है ना, वो बिल्कुल वो रोस्ट्रम पे खड़ा है सही और जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, और उसके बाद फिर बाद में मीडिया ट्रायल और जो चीजें चल रही होती हैं, फिर वो सवालों के जवाब देना वो नहीं दे पा रहे थे, या वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। सवाल बड़े जज साहब के आम थे। आज अरजल सदीक साहब आए, उन्होंने अपना जो उनका राइट था, उन्होंने टाइम उन्होंने 4 हफ्तों का कहा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब कहा कि मैंने दस्तावेजात का जायजा लेना है, तो इरफान कादिर साहब जो बड़े ही दबंग वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इरफान कादिर साहब जब रोस्टम पर खड़े होते हैं तो उस वक्त वो माहौल देखने वाला होता है। शायद यही वजह है कि वो डोमिनेट कर गए थे पिछली समातों में नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन पे। आज ये सूरत हाल बड़ी ही मुख्तलिफ थी। आज अजहर सदीक साहब ने अगरचे आर्गुमेंट्स नहीं करने थे, लेकिन उनको टफ टाइम दिया, में थे वो टफ टाइम दिया जब इरफान कादिर साहब ने यह कहा कि जी वो आपने कौन सी दस्तावेजात का जायजा लेना है, हमें तो उन दस्तावेजात की समझ ही नहीं आ रही। आप ही ये पता नहीं मुतलका गैर मुतलका दस्तावेजात हैं, ये आप हमें समझाइएगा कि ये किस तरह मुतलका है दस्तावेजात। उस पर अजहर सदीक साहब ने कहा कि ये मीडिया पे करने वाली बातें यहां पर ना करें, ये जज साहिबान का काम है कौन सी दस्तावेजात जो हैं वो ठीक हैं, कौन सी मुतलका हैं, कौन सी गैर मुतलका हैं। फिर इरफान कादिर साहब को उस वक्त अंदाजा हो गया कि अब उनकी टक्कर का बंदा जो है वो आके रोस्टम पर खड़ा हो गया। Things got changed. और वो जो मामला था कि नैब, अच्छा इसमें जो आने वाले दिनों में बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, अजहर सदीक साहब नए दस्तावेजात की आप अदील बार बार बात कर रहे हैं, क्या वो शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है? वो किस किस्म की ऐसी लेकिन सदीक ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, अगर आप मुझे इजाजत दें तो बताऊंगी। सदीक, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के ऊपर टाइम दिया है। सबसे पहले बताइएगा आपकी तबीयत कैसी है? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मेरी बहुत बेहतर है। ठीक है, गेट वेल सून। आज की क्या प्रोसीडिंग रही एवनफील्ड रेफरेंस में? आप सुन ही रहे थे सदीक, मैं चाहूंगी इस पे आप भी अपना टेक दें और ये बताइएगा कि जो इस वक्त अजहर सदीक साहब जिन्होंने इस वक्त 4 हफ्तों का इल्तवा भी मांगा है और वो नए कुछ दस्तावेजात लाने जा रहे हैं, सो क्या वो शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए, मसला यह है कि अब तक तो जितने भी पिछली 3-4 समातें हुई हैं, उन 3-4 समातों पे शरीफ फैमिली मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव को फायदा पहुंचा है, उसको तकवीयत मिली है। उनका नैरेटिव ये है, उनका बयानिया ये है कि हमारे ऊपर ये केस गलत बनाया गया था और नैब ये केस साबित नहीं कर पाएगा। अब जैसे जैसे नैब ने टाइम मांगा, उस वजह से उनके उस मीडिया के अंदर नैरेटिव को तकवीयत मिली। लेकिन एक जो फर्क आप बड़ा देखेंगे जो आज नजर भी आया कि अजहर सदीक एडवोकेट साहब और इससे पहले जो नैब की टीम थी, उनमें फर्क ये है कि अब आप देखेंगे कि हर समात के बाद अजहर सदीक एडवोकेट साहब जो है वो मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि अंदर समात में क्या कुछ हुआ। अगर आप याद करें तो पनामा में यही फर्क था शरीफ फैमिली और पीटीआई की टीम में। एक तरफ शरीफ फैमिली थी, उनके जो लीगल टीम थी उसमें जितने भी लीगल माइंड्स थे उनमें से कोई भी आके मीडिया टॉक नहीं करता था। और उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के जो मिनिस्टर्स होते थे, वफाकी वज़रा होते थे, वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन उनमें भी कोई इतना जानदार नाम नहीं था, जो लीगल माइंड ऐसा नहीं था जो आके और बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन उनकी पूरी फौज के मुकाबले में फवाद चौधरी साहब उस वक्त पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। और फवाद चौधरी साहब क्योंकि वो वकील भी हैं, मीडिया के साथ भी उनका एक ताल्लुक है, और वो आके बड़ी मुख्तसर सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जिसमें एक जो बयानिया बनता था वो पीटीआई के नैरेटिव जो है वो बयानिया बनता था। अभी भी आप देखें, जब से मरियम नवाज साहबा का केस चल रहा है, पहली मर्तबा आज हुआ है कि नैब की जानिब से जो वकील पेश हुए उन्होंने बाहर आकर मीडिया टॉक की है। तो ये एक जो मीडिया के महाज पर आप समझें, जो एक सियासी बयानिया आप समझें, उस पर तो इनको अब टफ टाइम मिलने वाला है, क्योंकि अजहर सदीक एडवोकेट जो है वो हर इसी तरह से समाज के बाद आगे मारिया, अगर आप सुनवा दें कि अजहर सदीक साहब ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, क्योंकि इससे पहले जो प्रोसिक्यूशन टीम थी वो
क्योंकि यहां पर अदालतों में अलग केस चल रहा होता है, बाहर आकर जो फ्रीकैन होते हैं मीडिया पे अपना अलग से केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आज डिफरेंट चीज ये थी कि आज नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बाहर आकर वो फैक्ट्स बताए कि वो करने क्या जा रहे हैं और हो क्या रहा है, वो जरा अगर आप चलवा दें तो। साहब जरा वो प्ले कर दीजिएगा कि आज जो अजहर सिद्दीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो क्या फरमा रहे थे। नैब का कन्विक्शन रेट 68.8% है। तो हमने ये सिर्फ चंद सियासतदानों ने जो नैब को टारगेट किया हुआ है, इस केस के अंदर आपको साबित करेंगे हम कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, रिकॉर्ड बड़ा सीधे है। और मैं आप लोगों के सामने मीडिया पे कहता हूं कि इनके पास अगर सबूत है, इनकी इनकम टैक्स रिटर्न उठाकर देख लें, ये ला दें आपके सामने कि इनकम टैक्स रिटर्न में, वेल्थ स्टेटमेंट में ये सारी चीजें डिक्लेयर की हैं। मेरे पास नॉमिनेशन पेपर भी हैं 1996 के, जो बाकायदा उस वक्त एतजाज एहसन ने असेंबली के फ्लोर पे दिखाए थे कि जिसमें 427 रुपए इनकम टैक्स नवाज शरीफ ने दिया था। उसके अलावा मियां मोहम्मद शरीफ साहब जो इनके वालिद साहब हैं, जो ये कहते थे कि जनाब वो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, मेरे पास रिपोर्टेड जजमेंट है। आने वाले दौर में जब मैं आर्गू करूंगा तो ये भी रखूंगा। ऑल्दो अभी अजहर सिद्दीक साहब ने पूरी केस जो है उसको स्टडी करना होगा सही तरीके से, लेकिन जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लग रहा था कि फुल होल्ड है उनका। जी बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहे थे। अभी तो उन्होंने 4 वीक में केस की तैयारी करनी है। वो नॉमिनेशन पेपर्स मियां नवाज शरीफ साहब के अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, जो कि 96 उन्होंने फाइल किए थे, और इन नॉमिनेशन पेपर्स में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पेश भी करने जा रहे हैं, 1994-95 में 1994-95 में मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई इनकम टैक्स पे नहीं किया। 1995-96 में मियां नवाज शरीफ साहब ने 477 रुपए इनकम टैक्स पे किया है। और 96 में 95-96 में बल्कि 96-97 में उन्होंने कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब एक जानिब वो ये एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं कि देखे मियां नवाज शरीफ साहब की तो इनकम उस वक्त ये थी, दूसरी जानिब वो मियां शरीफ का एक 96 का टैक्स का मामला वो पेश करने जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें मियां शरीफ कह रहे हैं कि मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है जितना इन्होंने मेरे पे टैक्स लगा दिया है। और वो उनकी जानिब से डिक्लेयर की हुई चीजें हैं। और फिर 90 की दहाई में जाहिर है जब ये चीजें खरीदी जाती हैं, और इसमें पहली मर्तबा एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी सामने आ रहा है जो बुनियादी तौर पर खुद शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट में सामने लेके आया था, लेकिन अब ये यहां पर आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये डॉक्यूमेंट उन रजिस्ट्रियों से मुतल्लिक है जो लंदन जायदादें खरीदते वक्त जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे। और ये जो जायदादें खरीदते वक्त डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, इन डॉक्यूमेंट्स में यह बताया गया है कि इनकी वैल्यूएशन खुद असेसमेंट शरीफ खानदान ने की है। इसकी वैल्यूएशन से मुतल्लिक सवाल इरफान कादिर साहब उठाते थे, खुद शरीफ खानदान अदालत में उठाता था कि इन जायदादों की कीमतों का तो तयन ही नहीं है, क्वांटम क्या है, ये करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। तो खुद शरीफ खानदान ने अकरम शेख एडवोकेट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2016 में पनामा केस में जो दस्तावेजात सबमिट करवाई थी, उन दस्तावेजात के मुताबिक 1.9 मिलियन पाउंड उन्होंने खुद इसका तखमीना लगाया था। एक तो जो उनका अपना ये एतराज है, उस सवाल का जवाब इन्हें मिलने जा रहा है। उसके बाद फिर एक चीज ये जो पिछली समातों में भी सामने आई कि जी ट्रस्ट डीड जाली है, नहीं है, बैकडेट है, उसमें ऑनरेबल जज साहिबान के बड़े अहम सवालात भी थे। और उसको नून लीग ये जाहिर कर रही थी कि देखें जी ये बात तो हमारे हक में जा रही है, लेकिन ये बात कौन बताएगा कि मरियम नवाज साहिबा को तो जालसाजी पर सजा नहीं हुई। मरियम नवाज साहिबा को जालसाजी पर सजा नहीं हुई, बल्कि उनको जो 7 साल कैद है और उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 9A-12 के तहत हुई है। एडिंग एंड अबेटिंग है, जायदादें बनाने में और उन्हें छुपाने में ताउन करने पर हुई है नैब के उस ऑर्डिनेंस के तहत। ये वो चीजें हैं जो आने वाले दिनों में सामने आने जा रही हैं। अभी तो खैर 4 हफ्तों का टाइम है। तो इसमें मसला क्या है? इसमें मसला यह है कि आपका अदालती निजाम जो है वो उस पर हर्फ आ रहा था कि देखें जी एहतसाब अदालत ने फैसला दे दिया, किस तरह फैसला दे दिया, आगे तो नैब एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहा। नैब क्यों नहीं एस्टैब्लिश कर रहा था? आगे ये नर्व्स की जंग थी। नर्व्स की जंग क्यों है कि
आप एक माजी के हुक्मरानों से मुतल्लिक आप एहतसाब कर रहे हैं, वहां एक प्रोसिक्यूटर, एक आम अफसर खड़ा होके और वहां पर भारी भरकम वुकला, जो बड़ी बड़ी फीसें लेने वाले ताकतवर वुकला, वहां वर्कर्स मौजूद होते हैं, वो कैसे, वो जाहिर है उस पर प्रेशर भी होता है, और वो फिर जिस नोयत के सवाल आ जाते हैं तो अक्सर हमारे ये जो प्रोसिक्यूशन में ये भी बहुत बड़ा मसला, तैयारी करके नहीं जाते, जज साहिबान केस को पढ़ के आए होते हैं, और आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ताल्लुक उन काबिल तरीन जज साहिबान से है, उनमें ये शामिल होते हैं जो केस को बाकायदा स्टडी करके आते हैं। तो उस पे अब उन तमाम सवालों के जवाब देखते हैं अगर सिद्दीक साहब आइंदा की समातों में देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। तो मैं सिद्दीक से यहीं से आएंगे, सिद्दीक आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। अब चूंकि सिद्दीक साहब अपनी तैयारी के साथ प्रॉपर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये शरीफ खानदान के लिए टफ साबित हो सकते हैं, और इरफान कादिर साहब अब उनको किस तरह से कितनी तैयारी करनी पड़ेगी अगर वो चाह रहे हैं कि इस केस की लीड ले सकें? देखिए, ज्यादा बड़ा जो आप समझें कि टास्क है वो तो हज़रत सिद्दीक एडवोकेट साहब का है। उसकी रीजन ये है कि 8-9 ऐसे सवालात हैं जजेस की जानिब से, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, जिनके जवाब नैब की टीम को देने हैं, और उन सवालों के जवाबात ने ही फैसला करना है कि केस किस तरफ होगा। मरीम नवाज साहबा बाइज्जत बरी होंगी या उनकी कन्विक्शन बरकरार होगी और वो इस फैसले के नतीजे में जेल चली जाएंगी। तो ये हम प्रोग्राम में मुसलसल डिस्कस करते रहे हैं कि मौजूदा पाकिस्तान की जो सियासत है, इस मौजूदा पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा केस है। और अगर आप पाकिस्तान की अदालती तारीख का देखें तो पाकिस्तान की अदालती तारीख के 10-12 बड़े केसेस में से ये एक केस है, क्योंकि इस केस के नतीजे ने पाकिस्तान की आइंदा की सियासत के रुख का तयन करना है। इसमें अगर मरीम नवाज साहिबा बरी होती हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी इस बरियत को बरकरार रखती है, तो जाहिर है वो इलेक्शन लड़ सकेंगी और वो मुस्लिम लीग नून की सियासी जानशी होंगी, वो नवाज शरीफ साहब की सियासी जानशी होंगी, और वो ही आगे नून लीग की जानिब से प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार होंगी। और अगर मरीम नवाज साहबा कन्विक्ट हो जाती हैं और वो जेल चली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी कन्विक्शन बरकरार रह जाती है और वो इलेक्शन नहीं लड़ पाती और वो जेल चली जाती हैं, उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक लड़ाई भी है, सियासी जानशीनी की एक लड़ाई भी है। हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ देना चाहते हैं कि पार्टी आगे उनके हवाले की जाए, नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहबा को देना चाहते हैं, और इन दोनों की पॉलिसीज में आपको पता है फर्क है। हमजा शहबाज जो है वो अपने वालिद की तरह मफामत चाहते हैं, मरीम नवाज अपने वालिद की तरह मजामत चाहती हैं। तो इस केस से बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जुड़ा है, पाकिस्तानी सियासत का रुख जुड़ा है, शरीफ फैमिली की सियासत का। ठीक है सिद्दीक, ब्रेक का टाइम है, यानी कि जो भी एवन रेफरेंस जो है इस हवाले से अगर हम नून लीग को अगर हम उस पर रिलेट करें तो पूरी उनकी सियासत इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और इनकी सियासत का फ्यूचर क्या होगा वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करने चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी चीफ जस्टिस रिटायर्ड होते हैं तो कोई ना कोई खड़ा होकर उनके ऊपर उनके खिलाफ किसी ना किसी किस्म का दावा दायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर बात करेंगे, और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर साहब क्या करने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर साहब ने हमारे एक टीम मेंबर उस्मान चौधरी साहब से गुफ्तगू की है, और उन्होंने दावा किया है कि वो साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ एक दावा दायर करने जा रहे हैं। सो वो क्या फरमा रहे थे, जरा ये सुनिए। सर क्या कर रहे हैं? जस्टिस गुलजार पे मैं दावा कर रहा हूँ कि उसको इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाए। मुल्क को लूट के अमेरिका फरार हो गए, ये गुलजार कर गया, अपने आप को प्लॉटों की तफसील दे और करप्शन पे बात होगी। आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं सर आप। जब से ऑपोजिशन में हूँ फ्रेश ही हूँ। फ्रेश होंगे तो हुकूमत को घर भेज देंगे। हुकूमत तो घर भेजने के बाद तो अदील एक तरह से समझ आती है, ऑपोजिशन का काम यही होता है, लेकिन ये हर रिटायर होने वाले जज के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा क्यों शुरू कर दिया जाता है? ये बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है। मैं समझता हूँ कि इस पे जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको इस मामले पर नोटिस लेकर इस पर अब फुल स्टॉप लगना चाहिए। उससे होता क्या है, ये बहाना तो ये किया जाता है ना कि जज साहब रिटायर हो गए हैं, हम उसके बाद कुछ भी कह सकते हैं। जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ जो कैंपेन की गई, लेकिन उससे अदलिया पर दबाव आता है। फैसले करते वक्त ये जज साहिबान को सोचने पर मजबूर करते हैं
कि आपने रिटायर होना है, उसके बाद हमने आपकी फिर किरदार कशी करनी है। अब ये देखें ना कि कैप्टन सफदर साहब जो अपने वो करप्शन वाले केस में आए हुए हैं, और वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार, जिनका दौर जो है वो बहुत अच्छा दौर गुजरा है, और वो बड़े अपराइट जज साहिबान में जिनका शुमार होता था और बड़े क्लीन लोगों में उनका शुमार होता है, और उनके दौर में जिस तरह से उन्होंने केसेस सुने और उस पर फैसले दिए, बड़े नडर जज, और उन पर अब उनकी भी किरदार कुछ शुरू कर दी है। क्या तासुर दे रहे हैं जी ये कि उन्होंने कोई करप्शन किया या वो बाहर चले गए हैं, उनको वापस लाया जाए। इसी तरह जस्टिस साकिब निसार साहब से मुतल्लिक जो है वो किस तरह से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, अपने सियासी मकासद के लिए कैंपेन शुरू कर दी गई। इसी तरह आसिफ सईद खोसा साहब या कोई भी जो जज जो है वो रिटायर होता है, तो मैं समझता हूं कि इस पर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपने आने से एक दिन कबल फुल कोर्ट रेफरेंस में भी इससे मुतल्लिक बात की थी, और ये जो सोशल मीडिया पर जो जज साहिबान के खिलाफ उनको यानी स्कैंडलाइज किया जाता है, तो अब जो जिस तरह से हमारी सोसाइटी में अब ये काम शुरू हो गया है ना कि वक्त का वजीर आजम भी महफूज नहीं है, ये इन स्कैंडल्स पे ये जो स्कैंडलाइज किया जाता है, तो इस पे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में अब कुछ चीजें सामने आनी चाहिए और आएंगी। ऐसा ही राना सनाउल्लाह साहब ने अदलिया और जजेस के खिलाफ एक बयान दिया था, वो क्या कह रहे थे ये भी सुने। मैं भी ये बता दूं कि तुम अगर घटिया साजिशें करने पे तुले हुए हो, अब तुम्हें कोई बरकर्शद नहीं मिलेगा, और अगर कोई बरकर्शद तुम्हें मिलेगा तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेगा। सदीक, राना सनाउल्लाह साहब को सुना आपने, कैप्टन टाइट सदर साहब को आपने सुना, सो इस तरह का प्रोपेगेंडा किसी भी जज के जाने के बाद ये क्यों शुरू हो जाता है? क्या अब यही एक रास्ता रह चुका है हमारे पास या हमारे सियासतदानों के पास कि जब कोई शख्स चला जाता है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो जज है, या चाहे वो कोई भी शख्सियत है, तो उसके बाद उसके खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडा करना चाहिए? देखें, जायज तनकीद जो है वो की जा सकती है, और ये बात जजेस की जाने से भी कहा जाता है कि आप जायज तनकीद करें आप, और यही बात उमर बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आप हमारे फैसलों पे जरूर बात कीजिए, लेकिन जजेस की जात को टारगेट मत कीजिए। जिस तरह अदील बड़ाई साहब ने इशारा किया, देखें इस वक्त अगर हम देखें मुल्क की जितने भी बड़ी शख्सियात हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को देखें इमरान खान साहब, उनके हवाले से मीडिया पे सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, उनकी अहलिया के हवाले से क्या हो रहा है। आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से देख लीजिए, अदलिया के हवाले से देखिए क्या कुछ हो रहा है, आप आर्मी चीफ के हवाले से देखिए, आप फौज के हवाले से देखिए, आप पाकिस्तान के इदारों के हवाले से देखिए, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। देखें, आप प्राइम मिनिस्टर की जबान से सुने या आप आर्मी चीफ की जबान से सुने या आप BISPR की जबान से सुने, हमें क्या बताया जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 5th जनरेशन वॉर है। 5th जनरेशन वॉर क्या है? 5th जनरेशन वॉर के बारे में बताया जाता है कि लोगों के अंदर जो है वो इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, लोगों को इदारों के खिलाफ करना, लोगों को फौज के खिलाफ करना। लेकिन इस 5th जनरेशन के साथ लड़ना किसने है? इस 5th जनरेशन वॉर का जो लोग हिस्सा बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? FIA के साइबर क्राइम विंग ने। लेकिन आप देखें, FIA के साइबर क्राइम विंग ने आज तक कोई एक केस बताएं पिछले 3.5-4 सालों में जो पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या इनकी जात पे जो अटैक किए जाते हैं, झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, स्कैंडलाइज किया जाता है, एक बताए मुझे किसी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया हुआ FIA के साइबर क्राइमिंग ने। बल्कि FIA ने जब भी किसी को उठाया है तो इतने भोंडे अंदाज से उठाया है, इतने गलत अंदाज से उठाया है, इतने गलत तरीके से उठाया है, ऐसे गलत तरीके से कार्रवाई किया कि उसको हीरो बना दिया, अदालतों से उसको रिलीफ मिला। मेरे ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि जुडिशरी को और तमाम इदारों को, हुकूमत को एक मामले पर ऑन बोर्ड आना चाहिए, और वो मामला है ये जो तूफान बदतमीजी है, ये जो 5th जनरेशन वॉर है, ये जो इदारों के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। और अदलिया को चीज देखनी चाहिए कि अगर पहले साकिब निसार साहब रिटायर हुए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, उनको गालम गलोच शुरू हुई, तो खोसा साहब ने कहा ठीक है वो साकिब निसार साहब थे, मेरा उनसे क्या लेना देना। खोसा साहब रिटायर हुए, उनके खिलाफ गालम गलोच शुरू हो गई। गुलजार साहब गए, उनके खिलाफ भी सारा मामला शुरू हो गया। देखें, जो कुछ ये तीनों करते रहे हैं वो जाती कैपेसिटी में नहीं करते रहे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, वो इनके जाती फैसले नहीं थे, और उन फैसलों में इनके साथ जो जजेस बैठते रहे हैं वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो अब और बंदयाल साहब की बात देखनी होगी, फिगर आउट करना चाहिए
जी बिल्कुल फिगर आउट करना चाहिए कि अगर इस तरह से हो रहा है तो क्यों हो रहा है और उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। आगे मूव करेंगे नाज़रीन, दिल आपकी तरफ आऊंगे। एक जानिब जहां पर एहतसाब के नाम पर एक हुकूमत बनती है और ये एक मेन उनका एजेंडा होता है कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है और उसको तेज करने का अमल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार कहती है कि हमने उसको तेज करना है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि एहतसाब के जो कानून है उसमें हैरानकुन कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। तो वो क्या तब्दीलियां हैं, जरा मैं चाहूंगी नाज़रीन से आप डिस्कस कीजिएगा। देखें, एक तो कायमा कमेटी ने आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने जो ऑर्डिनेंस जब ऐवान में आ गया, कायमा कमेटी को गया, आज उसकी मंजूरी दे दी है। एक जानिब हुकूमत खुद प्राइम मिनिस्टर साहब करप्शन के केसेस में, एहतसाब के मामले में केसेस की जल्दी प्रोसीडिंग्स और इनका जल्दी डिस्पोज ऑफ होना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन्हीं की हुकूमत जो कानून सामने लेकर आ रही है वो बड़ा ही हैरानकुन है। जो ऑर्डिनेंस आ गया, किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया कि ये ऑर्डिनेंस जो कि अब आगे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहा है, पहले जो सेक्शन 16 था, सेक्शन 16 में क्या चीज थी? सेक्शन 16 में थी कि विद इन 30 डेज जो ट्रायल है ये मुकम्मल होगा, एहतसाब अदालत इसको 30 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करेगी और डे टू डे हियरिंग होगी। लेकिन इसमें जाहिर है 1 महीने में तो केस खत्म नहीं होता था, केस चलते हैं महीनों। लेकिन उसमें जो जज साहब होते हैं, जो इस ट्रायल कोर्ट के जज साहब होते हैं, उनको जो ऊपर मॉनिटरिंग जज होते हैं उनको इसका जवाब देना पड़ता है कि क्या रीजन है, ये केस क्यों आगे जा रहा है। एक ये चेक था, बेशक 1 महीने में फैसला नहीं होता था। अब क्या हुआ है, केस में एक जानिब आप चाहते हैं कि केसेस जल्द से जल्द निपटें, बजाय इसके कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि केसेस जल्द से जल्द निपटें, आपने कानून में यह चीज शामिल कर दी कि ट्रायल 6 माह में मुकम्मल किया जाए। और अगरचे इसमें यह बात लिखी है कि डे टू डे हियरिंग की जाए, लेकिन उससे एक वो जो चेक था कि ये क्यों केसेस डिले होते हैं, जिसमें उन जज साहबान को ऊपर बताना पड़ता था, जो उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग का तरीकाकार होता है, लेकिन अब इसमें 6 महीने लिख दिया गया है। अच्छा, उसमें रीजन क्या थी कि ऑडियो विजुअल जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल होने थे और इसमें यह कहा गया था कि जी अब जो एविडेंस रिकॉर्ड होने का यह तरीकाकार होगा। लेकिन अभी तक एहतसाब अदालतों में ना तो वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से कानून बन गया दिल, लेकिन अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन में इतना टाइम लगेगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, ये देखें कि आपने खुद ये लिख दिया कानून में कि अब 6 महीने, अब 6 महीने में करें जी। 1 महीना ठीक है, आप उसमें ये कह सकते हैं अनरियलिस्टिक है, और आप उसको 1.5 महीना 2 महीना कर सकते हैं, या 1 महीने का अगर पहले से चला आ रहा है और वो 1 महीना जो लिखा हुआ है आपने उसको एड्रेस करना है कि 1 महीने में क्यों फैसले नहीं हो रहे। अब खुद जब ये कह रहे हैं कि केसेस के फैसले 6 महीने में हो, फिर तो ये मामला बहुत आगे चला जाएगा। इस पर जो नायब है उसको बड़ी रिजर्वेशंस भी हैं कि एक जानिब हुकूमत ये कहती है कि ये केसेस जल्दी जल्दी निपटाए जाने चाहिए और दूसरी जानिब जो है वो कानून में ये तरमीम कर दी गई है। और मैं समझता हूं कि अभी जो रिसेंट एहतसाब का जो ऑर्डिनेंस आया, एक तो मसला ये है कि उसमें इनपुट भी बहुत से लोगों की थी, सिर्फ उसमें लॉ मिनिस्ट्री की इनपुट नहीं थी, उसमें बहुत से लोगों की इनपुट चूंकि थी, उसमें बहुत से लोगों को वहां से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। एग्जेम्प्ट करने से क्या हुआ, अभी साफ पानी केस में देख लें, वहां पर दर्जनों लोगों को, दर्जन भर लोगों को फायदा हो गया। इस तरह 1-2 और केसेस में लोगों ने इसी तरह रिलीफ लिया कि जी नए कानून के तहत तो हमें इस्तिस्ना मिल गया। तो हुकूमत एक जानिब एहतसाब का नारा लगाती है और दूसरी जानिब इस तरह के कानून बनाती है। तो अब कानून, अब इस वक्त हुकूमत को ये टास्क अपने सर लेना पड़ेगा कि अगर वो चाहते हैं कि क्विक अकाउंटेबिलिटी हो तो उसके लिए तमाम जो लॉज बनाए हैं इनको इंश्योर करना और इसको क्विक इंप्लीमेंट करवाना भी इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी दिलचस्प बातें की हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से। तो वो क्या फरमा रही थी और पहले माजी में हमारी खारजा पॉलिसीज क्या रही हैं और अब क्या है, कंपैरिजन करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खारजा पॉलिसी पर दिलचस्प तनकीद करते हुए क्या फरमा रही थी, जरा ये सुनिए। इस हुकूमत में जितना फॉरेन रिलेशंस का
या जो हमारे दूसरों मुल्कों के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान के थे दूसरे मुल्कों के साथ, जो मतलब एज ओल्ड जो अच्छे ताल्लुकात थे, इन्होंने उनको भी बर्बाद कर दिया। सिर्फ मईशत बर्बाद नहीं की, पाकिस्तान आज अकेला और तनहा खड़ा है और आपके दोस्त ममालिक भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको रोकना चाहिए। अगर ये कहीं जा भी रहे हो तो इनको हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि पाकिस्तान अब मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, काइंडली आप ये दौरे मत करें। अदील, क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि आज ही बिल गेट्स भी पाकिस्तान में मौजूद थे। बिल गेट्स भी पाकिस्तान में मौजूद थे। अभी जब आपका प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो ऑस्ट्रिया के चांसलर से भी इमरान खान साहब की अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अब से चंद दिनों बाद इमरान खान साहब रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं। अभी तो चीन का दौरा करके आए हैं। अभी चीन का दौरा करके आए हैं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं वो अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में जर्मनी जा रहे हैं। उसके बाद उनके बरतानिया के दौरे की तारीखें जो हैं वो तय हो रही हैं। मार्च में जो है OIC वज़राए खारजा का बड़ा इकट्ठ पाकिस्तान में होने जा रहा है। और मैं तो ये हैरान हूं कि तनकीद कौन कर रहा है, यानी और किस पे की जा रही है। यानी जिस शख्स पे तनकीद की जा रही है, इमरान खान, क्या ऐसे कामयाब दौरे माजी में हुए? उनके फॉरेन अफेयर्स के मारिया जो क्रेडेंशियल्स हैं, यानी इस फ्रंट के जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इमरान खान क्रेडेंशियल्स हैं, वो तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की तारीख का वो शायद वाहिद वजीर आजम कहा जा सकता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर जिसने कारकर्दगी दिखाई है। और दूसरी जानिब तनकीद वो कर रहे हैं कि जिनकी गवर्नमेंट में वजीर खारजा ही नहीं था, जिनकी यानी ये इंपॉर्टेंस थी कि वजीर खारजा ही नहीं था। और जो कश्मीर के मामले पर अपने दौरे भारत में वो क्या हुर्रियत रहनुमाओं के साथ वो क्या सलूक करते थे, और वो किस तरह से वो कहा जाता था जी फॉरेन ऑफिस के लोगों को वो कुलभूषण का नाम नहीं लेना। तो ये तस्नीम असलम का इंटरव्यू जो है वो ईसा नकवी साहब ने किया था, उसमें ये इंकशाफात सामने हुए थे। तो ये बात मुज़हिका खेज लगती है, बल्कि ये देखकर हंसी आ रही थी कि तनकीद किस पे की जा रही है। और यानी अगर दौरों का मैंने पिछले जो इनके बरसों में 3 बरसों में होने वाले दौरे हैं उनकी तो बात ही नहीं की, सिर्फ 2022 में जो कुछ ये हो रहा है और जो चीन के दौरे को जिस तरह से इस पे प्रोपेगेंडा किया गया। डॉक्टर अशफाक हसन आप ही के प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि ये इतना कामयाब तरीन दौरा था जिसमें यही तो वो चीज जिसकी मैं कब से बात कर रहा था कि कहा गया जी इमरान खान भीख मांगने चले गए हैं, लेकिन इमरान खान वहां पर CPEC के सेकंड फेज में बाकायदा पाकिस्तान दाखिल हो गया, पाकिस्तान और चीन, और उसमें अरबों डॉलर्स की सिर्फ एक जो सेगमेंट है उसमें कुछ 4.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसमें आ रही है ग्वादर में। तो ये अफसोसनाक होता है अपनी सियासत के लिए। इस हुकूमत की खारजा फ्रंट पर कामयाबी थी जो अभी प्रोग्राम में जिनको हमने डिस्कस किया। टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।